द टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। जनगणना 2021 में शुरू होगी, लेकिन एनपीआर अपडेट का काम असम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक चलेगा। एनपीआर का काम गृह मंत्रालय ने 2021 की जनगणना के लिए 8,754 करोड़ रुपए और एनपीआर अपडेट करने के लिए 3,941 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आखिर है क्या? एनपीआर सामान्य रूप से भारत में रहने वालों या यूजुअल रेजिडेंट्स का एक रजिस्टर है। भारत में रहने वालों के लिए एनपीआर के तहत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ये भारतीयों के साथ साथ भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए भी जरूरी होगा। एनपीआर का मकसद देश में रहने वाले लोगों के बड़े रूप से पहचान से जुड़ा डेटाबेस तैयार करना है। पहला एनपीआर 2010 में तैयार किया गया और इसे अपडेट करने का काम साल 2015 में घर घर जाकर सर्वे के जरिए किया गया। अब इसे एक बार फिर से अपडेट करने का काम 2020 में अप्रैल महीने से सितंबर 2021 तक की जनगणना में हाउस लिस्टिंग फेज के साथ चलेगा। इसे नागरिकता कानून 1955 और सिटीजनशिप रूल्स 2003 के प्रावधानों के तहत गांव, पंचायत, जिला, स्टेट और राष्ट्रीय स्तर पर इसको किया जाएगा। सिटीजनशिप रूल्स 2003 के अनुसार एक यूजुअल रेजिडेंट वो है जो भारत के किसी इलाके में पिछले 6 महीने से रह रहा है या इससे ज्यादा समय तक रहना चाहता है। एनपीआर के तहत जो डेटाबेस तैयार होगा उसमें डेमोग्राफिक जानकारी के साथ साथ बायोमेट्रिक ब्यौरा भी दिया जाएगा। एनपीआर पहली बार 2010 में तैयार किया गया था। इसके 2 अहम मकसद बताए गए थे। पहला, देश के सभी निवासियों के व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करना। दूसरा, गांव और शहरी इलाके के 15 साल और इससे ज्यादा उम्र के सभी निवासियों के फोटोग्राफ और उंगलियों का निशान लेना। 2010 के इस एनपीआर को बनाने के लिए 15 पॉइंट्स पर डेटा इकट्ठा किया गया था। 15 पॉइंट्स ये: नंबर 1 नाम, नंबर 2 मुखिया से मुताल्लिक जानकारी, नंबर 3 पिता का नाम, नंबर 4 माता का नाम, 5 पति पत्नी का नाम, नंबर 6 लिंग, नंबर 7 जन्म तिथि, नंबर 8 शादीशुदा हैं या नहीं, नंबर 9 जन्म स्थान, नंबर 10 डिक्लेयर्ड सिटीजन, नंबर 11 वर्तमान पता, नंबर 12 वर्तमान पते पर रहने की सीमा, कब से रह रहे, नंबर 13 परमानेंट एड्रेस, नंबर 15 पेशा यानी आप क्या काम करते हैं, नंबर 15 तालीमी लियाकत, आप कहाँ तक पढ़े। ये 2010 के एनपीआर में पूछे गए कुछ सवाल थे, पर 2020 में आने वाले एनपीआर में 8 नए पॉइंट जोड़े गए, नए सवालात जोड़े गए, जबकि पिता का नाम, माता का नाम और पति का नाम एक ही सवाल में कर दिया गया। इस तरह नए एनपीआर में कुल 21 पॉइंट्स पर जानकारी मांगी गई है, जिनमें 8 नए पॉइंट्स जोड़े गए। नए पॉइंट्स क्या है? नंबर 1 आधार नंबर। अगर आप आधार नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा अनुसार है, आपके मुताबिक। नंबर 2 मोबाइल नंबर, नंबर 3 माता पिता का जन्म स्थान और जन्म तिथि, कहाँ पैदा हुआ है और कब पैदा हुआ है ये बताना होगा। नंबर 4 पिछला निवास यानी आप पहले कहाँ रहते थे। 5 पासपोर्ट नंबर, अगर आप भारतीय हैं, इंडियन है तो पासपोर्ट नंबर आपको देना होगा। नंबर 6 वोटर आईडी कार्ड नंबर, नंबर 7 पैन नंबर भी देना होगा। नंबर 8 ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी देना होगा। अब आपको बता दें जनगणना क्या है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जनगणना में आबादी की गिनती की जाती है, यह हर 10 साल के बाद होती है। जनगणना 2021 भारत की जो 16वीं जनगणना होगी। पहली जनगणना 1872 में हुई थी, हालांकि आज़ादी के बाद ये 8वीं बार जनगणना हो रही है। पहली बार 2021 की जनगणना में डेटा जमा करने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहली बार, यानी डिजिटल इंडिया का कुछ फायदा नजर आ रहा है। एनपीआर और एनआरसी में अब फर्क क्या है, क्यों आखिर दोनों को लेकर इतनी लड़ाई हो रही? एनपीआर एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से अलग है। एनपीआर जो अलग है, एनआरसी में विदेशी नागरिक शामिल नहीं है। सिटीजनशिप रूल 10 दिसंबर 2003 को नोटिफाई हुआ था। इसी के तहत एनआरसी की बात कही गई थी, जिसमें भारतीय नागरिकों जो भारत में रह रहे हैं या भारत से बाहर, उनका एक रजिस्टर तैयार करने का प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि एनपीआर और एनआरसी में कोई ताल्लुक नहीं है, संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि एनपीआर डेटा का इस्तेमाल एनआरसी में
नहीं किया जाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय की 2018-19 की सालाना रिपोर्ट में कहा गया था कि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एनपीआर जनसंख्या रजिस्ट्रेशन है, ना कि नागरिकता रजिस्टर। उन्होंने कहा कि एनपीआर का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। एनपीआर और एनआरसी को लेकर सरकार के भीतर ही कई तरह के और अलग अलग बयान हैं, मतभेद है। किन राज्यों में एनपीआर को लागू नहीं किया जाएगा, हम आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने घोषणा की है कि वो अपने राज्य में एनआरसी और सीएए लागू नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने कहा था कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के एनपीआर का काम प्रदेश में शुरू नहीं किया जा सकता। केरल और राजस्थान ने भी ऐसी ही घोषणा कर रखी है, वो भी लागू करना नहीं चाहते। बिहार ने 2010 के मुताबिक एनपीआर लागू करने की बात कही है, जबकि पंजाब ने साफ तौर से मना कर दिया है कि एनपीआर नहीं लागू। एनपीआर से असम को अलग क्यों रखा गया, ये बहुत बड़ा सवाल। असम में एनपीआर को लागू नहीं किया जाएगा। असम में हाल ही में एनआरसी लागू किया गया था और इसी के तहत घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। एनआरसी का असल मकसद यही था कि घुसपैठिए जो है, जो हिंदुस्तानी नहीं, उसकी पहचान करके उसे वापस भेजना है। एनपीआर का विरोध आखिर इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? कई राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि एनपीआर एनआरसी से अलग कर नहीं देखा जा सकता। उसी तरह से सीए के बारे में यह कहा जा रहा है कि इसे एनआरसी से जोड़कर ही देखना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के विधायक अली इमरान ने इसके विरोध में तर्क दिया है कि अगर आप एनआरसी को रोकना चाहते हैं तो पहले एनपीआर को रोकना होगा। जनगणना के नाम पर दोनों को अंजाम देने की साजिश है। अगर कोई राज्य सरकार एनआरसी के खिलाफ है तो पहले उसे एनपीआर को रोकना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें एक ही है। 23 जुलाई 2014 को तत्कालीन केंद्र गृह मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि सरकार ने नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स बनाने का फैसला लिया है। ये एनपीआर के डेटा पर तैयार किया जाएगा, उसी के आधार पर तैयार किया जाए। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर बताएं कि सरकार की आखिर मंशा क्या है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।